नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त एथेंस में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के लोगों के बीच पहुंच गए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा लहराकर पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया है। दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। लोग अपनी शुभकामनाएं भेज रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है लोग आपको भी बधाई देते होंगे। देते हैं ना? ढेर सारी बधाई आपको भी मिल रही है ना? हर हिंदुस्तानी को मिल रही है। पूरा सोशल मीडिया बधाई संदेशों से भरा हुआ है। जब सफलता इतनी बड़ी हो तो सफलता, उसका उत्साह ये भी लगातार बना रहता है। आपके चेहरे भी बता रहे हैं। दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन आपके दिल में धड़कता है भारत। आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है, आपके दिल में धड़कता है। मैं आज ग्रीस में आपके बीच आकर एक बार फिर सभी को चंद्रयान, उसकी एक भव्य सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम लोग तो बचपन से सुनते आए हैं, चंद्रमा को तो हमारे यहां चंदा मामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा चंद्रयान को लेकर कुछ लोग तस्वीरें शेयर कर रहे थे कि हमारी धरती मां ने अपने भाई चंद्रमा को राखी के तौर पर चंद्रयान भेजा है। और देखिए चंद्रमा ने कितनी अच्छी तरह उस राखी की मर्यादा रखी, उसका सम्मान किया। राखी का पर्व भी कुछ ही दिनों में आ रहा है। मैं आप सभी को रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरे परिवारजनों, मैं दुनिया के कितने ही देशों में गया हूं, लेकिन ग्रीस आना, एथेंस आना मेरे लिए बहुत खास है। एक तो एथेंस का इतिहास हजारों साल पुराना है। दूसरा, मैं काशी का सांसद हूं, जो दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है काशी। तीसरा, एक और बात भी है, बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरा जहां जन्म हुआ गुजरात में, वो वडनगर, वो भी एथेंस की तरह ही एक जीवंत शहर है। वहां भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसलिए एथेंस आना मेरे लिए एक अलग ही भावना से भरा हुआ है। और आपने देखा है, ग्रीस की सरकार ने मुझे ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया है।
इस सम्मान के हकदार आप सब लोग हैं। इस सम्मान के हकदार 140 करोड़ भारतीय हैं। इस सम्मान को भी मैं मां भारती की सभी संतानों के चरणों में समर्पित करता हूं। साथियों, आज मैं ग्रीस के लोगों के साथ अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी यहां जब जंगलों में आग लगी तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी। ग्रीस के कितने ही लोगों की इस आपदा में दुखद मृत्यु तक हो गई। भारत संकट की इस घड़ी में ग्रीस के लोगों के साथ है। साथियों, ग्रीस और भारत के रिश्ते सदियों से हैं। ये रिश्ते सभ्यता के हैं, संस्कृति के हैं। ग्रीक इतिहासकारों ने भारतीय सभ्यता का बहुत गहन वर्णन किया है। ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के बीच मित्रता पूर्वक रिश्ते रहे। सम्राट अशोक के भी ग्रीस से बहुत अच्छे संबंध रहे। जब दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा तक नहीं होती थी, तब हमारे यहां लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी। एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आर्ट्स हो, व्यापार हो, हम दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया भी है। मेरे परिवारजनों, हर सभ्यता और हर संस्कृति की कुछ न कुछ एक विशेष पहचान होती है। भारतीय सभ्यता की पहचान विश्व को जोड़ने की रही है। इस भावना को हमारे गुरुओं ने सबसे ज्यादा सशक्त किया है। गुरु नानक देव जी का विश्व भ्रमण, जिसको हम उदासियों के रूप में जानते हैं, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यही था कि वो मानवता को जोड़े, इंसानियत का भला करें। गुरु नानक देव जी ने ग्रीस में भी अनेक स्थानों की यात्रा की थी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबका भला हो, सबका हित हो, यही कामना तब भी थी और आज भी भारत इन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ा रहा है। आपने देखा है कि कोरोना काल में कैसे भारत की दवाओं ने सप्लाई चेन को चलाए रखा, रुकावटें नहीं आने दी। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन ने दुनिया भर में करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। कोरोना के इस काल में हमारे गुरुद्वारों में लंगर लगे, मंदिरों में भंडारे लगे, हमारे सिख नौजवानों ने मानवता की मिसाल पेश की। एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में ये जो काम भारत करता है, यही हमारे संस्कार है। साथियों,
आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। अभी मैं दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेकर आ रहा हूं। अब से कुछ दिन बाद भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है, जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे फैसले और हमारे सरोकार भी उसी दिशा में है। साथियों, हम भारतीयों की एक और खासियत होती है कि हम जहां भी रहे मिलजुल करके रहते हैं। जैसे दूध में, पानी में, शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं। आप भी यहां ग्रीस में आकर यहां की अर्थव्यवस्था की और खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मिठास बढ़ा रहे हैं। आप यहां ग्रीस के विकास के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। वहीं भारत में आपके जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी पूरी ताकत से देश के विकास में जुटे हुए हैं। आपके परिवार के लोगों ने भारत को दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में नंबर 1 बना दिया है। आपके परिवार के लोग भारत को धान, गेहूं, गन्ना, फल, सब्जियां, इन सभी के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर ले आए हैं। आज भारत उस स्केल पर काम कर रहा है जो 10-15 साल पहले तक अकल्पनीय लगते थे। भारत वो देश है जो दुनिया का नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। भारत वो देश है जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत वो देश है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। भारत वो देश है जिसमें दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है। साथियों, आज IMF, वर्ल्ड बैंक हो, सभी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में भारत में निवेश करने के लिए होड़ मची हुई है। आज भारत दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। और हर बड़ा एक्सपर्ट कह रहा है कि अगले कुछ साल में भारत
टॉप 3 में होगा। साथियों, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तब देश गरीबी से तेजी से बाहर निकलता है। भारत में सिर्फ 5 साल में ही 13.5 करोड़ नागरिक गरीबी से ऊपर आ गए हैं। भारत की इकोनॉमी का साइज बढ़ने के साथ ही हर भारतीय, हर परिवार की आय में भी बढ़ोतरी हो रही है और भारत के लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 10 साल पहले भारतीयों ने म्यूचुअल फंड में करीब 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। आज भारतीयों ने करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आज हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है और भारत भी आत्मविश्वास से लबालब है। साथियों, आज का भारत अपनी साइंस, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने इनोवेशन के दम पर दुनिया में छा रहा है। 2014 के बाद से भारत में 25 लाख किलोमीटर, ये आंकड़ा जरा बड़ा लगेगा आपको, 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। और ये 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ये धरती और चंद्रमा के बीच जितनी दूरी है उससे भी 6 गुना ज्यादा है। भारत आज दुनिया का वो देश है जिसने रिकॉर्ड समय में 700 से ज्यादा जिलों में 5G सर्विस पहुंचाई है। और ये 5G टेक्नोलॉजी हमने कहीं से उधारी नहीं ली, इंपोर्ट नहीं की है, बल्कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। आज भारत में हर गांव, हर गली में डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगा है। अमृतसर से लेकर आइजॉल तक आपको 10 रुपये का भी कुछ खरीदना हो तो आप उसका डिजिटल पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। पिछले दिनों आप में से जो हिंदुस्तान गए होंगे, आपने अनुभव किया है कि नहीं किया है? यही होता है ना, जेब में रुपयों की जरूरत नहीं, बस आपका मोबाइल फोन काफी है। साथियों, आज भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है वो सुनकर भी हर हिंदुस्तानी का दिल और आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। आपको जानकर गर्व होगा कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपके भारत में है। आज दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आपके भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम
आज भारत में है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा आज भारत में है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड पार्क हमारे भारत में बन रहा है। चंद्रमा आजकल हॉट टॉपिक है, इसलिए मैं एक और उदाहरण चंद्रमा से जोड़ते हुए दूंगा। पिछले 9 साल में भारत ने अपने गांवों में जितनी सड़कें बनाई है, मैं गांव की सड़कों की बात कर रहा हूं, गांव में जितनी सड़कें बनाई हैं वो धरती से चंद्रमा जितनी दूरी को कवर कर सकती है, इतनी लंबी गांव की सड़कें 9 साल में बनी हैं। पिछले 9 साल में भारत ने जितनी रेल लाइनें बिछाई है, उनकी लंबाई 25,000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये मैं 25,000 किलोमीटर बोलता हूं तो सिर्फ एक आंकड़ा जैसा लग सकता है कि चलो भाई 25,000 किलोमीटर हो गया होगा। आप ये समझिए कि इटली में, साउथ अफ्रीका में, यूक्रेन में, पोलैंड में, ब्रिटेन में जितना बड़ा रेल लाइनों का नेटवर्क है, उससे ज्यादा रेल लाइनें भारत ने पिछले 9 साल में बिछाई है। आज भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना खर्च कर रहा है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। साथियों, आज भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इस मंत्र पर चलते हुए हर सेक्टर को मजबूत बना रहा है। यहां ग्रीस में बहुत हमारे साथी पंजाब से आए हैं और अधिकतर खेती के काम से जुड़े हुए हैं। भारत में हमने किसानों के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें खेती के खर्चों के लिए उनके बैंक खातों में सरकार सीधे पैसा भेजती है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने लाल किले से जो घोषणा की है, वो भी मैं आपके सामने फिर से एक बार कहना चाहता हूं। भारत अपने गांवों में रहने वाली बहनों को ड्रोन पायलट बनाने के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। आप सोचिए, हमारी गांव की बेटियां अब ड्रोन पायलट बनकर आधुनिक खेती में मदद करेगी। ड्रोन की मदद से खेत में दवा छिड़कना, एक जगह से दूसरी जगह तक जरूरी सामान पहुंचाना, ये सब उनके बाएं हाथ का खेल होने वाला है। साथियों, भारत में हमने किसानों को 20 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। अब उन्हें पता है कि खेत को कौन सी तरह की खाद चाहिए, खेत में कितनी खाद चाहिए, किस प्रकार की फसल के लिए उनका खेत, उनकी जमीन उपयोगी है। इस वजह से अब वो कम जगह में ज्यादा पैदावार कर रहे हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे किसान भाई बहन नेचुरल फार्मिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं।
सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिससे किसानों को बहुत मदद मिली है। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। आपको भी पता है कि हर जिले की कुछ न कुछ खासियत होती है। जैसे कर्नाटका के कोडागु की कॉफी हो, अमृतसर का आचार और मुरब्बा हो, भीलवाड़े के मक्के के बने उत्पाद हो, फतेहगढ़ साहब, होशियारपुर, गुरदासपुर का गुड़ हो, निजामाबाद की हल्दी हो, हर जिले के किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करके हम उसका एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं। यही है आज का भारत जो नए लक्ष्यों के लिए नए तरीकों से काम कर रहा है। साथियों, ग्रीस तो वो जगह है जहां ओलंपिक का जन्म हुआ। खेलों के लिए ये पैशन भारत के युवाओं में भी लगातार बढ़ रहा है। भारत के छोटे छोटे शहरों से निकलकर हमारे खिलाड़ी ओलंपिक से लेकर यूनिवर्सिटी गेम्स तक में कमाल कर रहे हैं। हमारे नीरज चोपड़ा ने जब ओलंपिक में मेडल जीता तो हर किसी को गर्व हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी भारत के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता के इतिहास में, यानी जब से ये प्रतियोगिता शुरू हुई तब से भारत ने कुल जितने मेडल जीते थे उससे ज्यादा मेडल इस बार एक बार में ही जीत करके लिए आए हैं। साथियों, आप ग्रीस में देखते रहे हैं कि कैसे यहां अपने कल्चर, अपनी पुरातन पहचान को संरक्षित किया जाता है। आज का भारत भी अपनी विरासत को सेलिब्रेट कर रहा है और उसे विकास से भी जोड़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक से सुना ना, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत अब दिल्ली में बनने जा रहा है। कुछ दिन पहले ही मुझे मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास स्मारक का भूमि पूजन करने का सौभाग्य मिला। संत रविदास की शिक्षाओं से जनमानस को प्रेरित करने वाला एक क्षेत्र 50,000 से ज्यादा गांवों से लाई गई मिट्टी, 300 नदियों से निकाली गई मिट्टी से ये बन रहा है। आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा अभियान चला है। संत रविदास जी का जन्म तो काशी में ही हुआ था। मुझे काशी में संत रविदास जी के जन्म स्थान पर विभिन्न सुविधाओं के विस्तार का भी सौभाग्य मिला है। बीते 9 साल में हमने अपने गुरुओं के पावन स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत काम किया है। एक जमाना था जब बहुत दूर से दूरबीन की मदद से लोग करतारपुर साहब के दर्शन किया करते थे। हमारी सरकार ने करतारपुर साहब तक राहदारी भी आसान बना दी है। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, ऐसे पुण्य अवसरों को विश्व भर में मनाने के लिए हमारी सरकार ने पूरी श्रद्धा से काम किया है। अब भारत में हर साल 26 दिसंबर को साहबजादों की याद में
वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है। साथियों, भारत में फिजिकल, डिजिटल और कल्चरल कनेक्टिविटी का अमृतकाल शुरू हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है, आज जिस हेरिटेज को देखने भारत सहित दुनिया भर के लोग ग्रीस आते हैं, उसी प्रकार ग्रीस के, यूरोप के लोग भी ज्यादा से ज्यादा भारत आएंगे। आप भी अपने कार्यकाल में वो दिन देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने यहां आपको भारत की बात बताई है, वैसे ही आपको भी भारत की बात अपने ग्रीक दोस्तों को बतानी होगी। बताएंगे ना? भूल गए? यह भी मां भारती की बहुत बड़ी सेवा है। साथियों, आपके ग्रीक साथियों के लिए भारत में ऐतिहासिक स्थलों के अलावा भी देखने के लिए बहुत कुछ है। यहां के लोग तो वन्य जीव प्रेमी है, पर्यावरण की रक्षा के प्रति बहुत गंभीर है। अगर एरिया वाइज देखें तो भारत के पास दुनिया की 2.5% से भी कम जमीन है, लेकिन दुनिया की 8% से ज्यादा बायोडायवर्सिटी भारत में पाई जाती है। दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एशियाटिक एलिफेंट भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले राइनो भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां पर एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। आज भारत में 100 से ज्यादा कम्युनिटी रिजर्व्स हैं। आज भारत में 400 से ज्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं। मेरे परिवारजनों, आज का भारत भारत मां की किसी भी संतान का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। दुनिया में कहीं पर हो, भारत मुश्किल के समय में कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ता है, उसका साथ नहीं छोड़ता। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं। आपने देखा है, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ तो हम अपने हजारों बच्चों को सुरक्षित निकाल करके ले आए। जब अफगानिस्तान में हिंसा शुरू हुई तो भारत ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, और इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे सिख भाई बहन भी थे। इतना ही नहीं, हम अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप भी पूरी अदब के साथ भारत ले आए। दुनिया भर में फैले भारत के मिशंस अब आपके लिए सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि अपने घर की तरह हो रहे हैं। यहां ग्रीस में भी भारतीय मिशन आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर है।
जैसे जैसे भारत और ग्रीस के रिश्ते गहरे हो रहे हैं, वैसे वैसे ग्रीस आना जाना और सरल होगा, व्यापार कारोबार करना और अधिक सहज होगा। हम सभी को दोनों देशों के बीच के रिश्तों को मजबूती देने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में यहां आपका आना हर भारतवासी के मन में भी एक संतोष के भाव को जगाता है। एक बार फिर मैं आप सभी परिश्रमी साथियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे इतना प्यार देने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, हिंदुस्तान तक आवाज जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने ग्रीस में लोगों को बताया कि भारत कहां से कहां पहुंच गया, दुनिया में भारत की साख कितनी बढ़ गई। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए धरती से लेकर चांद पर अपना झंडा गाड़ रहा है। एथेंस में लोग मोदी को देखकर इसलिए इतने उत्साहित थे क्योंकि 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा है। हालांकि ग्रीस में भारतीय मूल के लोगों की संख्या सिर्फ 12-13 हजार है, लेकिन तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे ग्रीस में रहने वाले सभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए एथेंस पहुंच गए। मोदी आज सुबह जब एथेंस पहुंचे थे तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक भारतीय समुदाय के लोग तिरंगे झंडे लेकर खड़े थे। ढोल नगाड़ों के साथ नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया, लोगों के पास गए, उनसे बात की, अभिवादन किया, जोरदार स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। आज पूरा दिन नरेंद्र मोदी का व्यस्त कार्यक्रम था। मीटिंग्स का दौर दिन भर चलता रहा। मोदी ग्रीन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से मिले और इसके बाद लंच पर ग्रीस के तमाम बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। भारत और ग्रीस के बीच सालाना सिर्फ 83 करोड़ डॉलर का कारोबार होता है, लेकिन ग्रीस अब चाहता है कि भारतीय सामानों के लिए यूरोपियन यूनियन का प्रवेश द्वार बने, कारोबार को और बढ़ाए। और आज की सबसे बड़ी खबर यह आई कि भारत और ग्रीस के प्रधानमंत्रियों ने फैसला किया कि वो अपने आपसी रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक ले जाएंगे, यानी दोनों देश डिफेंस, सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। ग्रीस कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन एथेंस के साथ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसकी वजह है टर्की ग्रीस का पड़ोसी है और टर्की हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। टर्की ने कई मुद्दों पर, दुनिया के कई मंचों पर भारत का विरोध किया, पाकिस्तान का साथ दिया। इसलिए ग्रीस के साथ भारत के मजबूत रिश्ते बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी ने ग्रीस और भारत के बीच सांस्कृतिक समानताओं की बात की, एक जैसी कल्चर की बात की, दोनों प्राचीन सभ्यताओं की बात की, सिविलाइजेशन की बात की। लेकिन मोदी ने आज बात शुरू की थी चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग से। और इस गौरवशाली गाथा का एक बड़ा कदम यह है कि चांद पर विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पूरी तरह एक्टिव हैं और लगातार तस्वीरें भेज रही हैं। जो नई तस्वीरें उन्होंने भेजी है वो आपको दिखा देता हूं। आज इसरो ने चंद्रयान 3 का एक नया वीडियो जारी किया है। यह उस वक्त का है जब लैंडर विक्रम का रैंप खुला और रोवर प्रज्ञान ने चांद पर कदम रखा। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जब चांद की दूरी से चांद की धूल थोड़ी सेट हो गई, वहां जो गुबार उठा था
वो कम हो गया, आसपास का माहौल ठीक हो गया, तो लैंडर विक्रम का रैंप खुला और रोवर धीरे से बाहर आया। वो धीरे धीरे रैंप से चांद की सतह पर उतर गया। इसरो ने बताया कि यह वीडियो लैंडर पर लगे इमेजर कैमरे ने बनाया है। आज इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर कहा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पूरी तरह हेल्दी हैं और उन्हें जो भी असाइनमेंट दिए गए हैं वो उन पर पूरी एफिशिएंसी और पूरी एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे हैं। आज रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर 8 मीटर चला और इस दौरान उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। सारे एक्सपेरिमेंट्स को बखूबी अंजाम दिया। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में चंद्रयान 3 से जो जानकारियां मिलेंगी वो चौंकाने वाली होंगी और पूरी दुनिया में स्पेस साइंस के लिए एक नई दिशा तय करेगी। आपको एक और हैरान करने वाली बात बताता हूं। हमारे चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे ऐसे साइंटिस्ट की मेहनत है जो बहुत अभावों में पले, गरीबी और मुश्किलों से पढ़ाई करके वैज्ञानिक बने और स्पेस साइंस की दुनिया में देश का नाम रोशन किया। ऐसी एक स्टोरी आपको बताता हूं, एक साइंटिस्ट भरत कुमार के बारे में, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। छत्तीसगढ़ के इस इंजीनियर के माता पिता चौकीदारी करते थे। उन्होंने चौकीदारी करके सड़क पर टपरी लगा के अपने बेटे को पढ़ाया और उसने चंद्रयान मिशन में बड़ी भूमिका निभाई। भिलाई के रहने वाले भरत कुमार चंद्रयान 3 की टीम का हिस्सा थे, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि उनके पिता सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते हैं, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए मां इडली डोसा की टपरी लगाती है। लेकिन बेटे भरत में शुरू से पढ़ाई की लगन थी, बड़े बड़े सपने उसकी आंखों में थे। माता पिता ने बड़ी मुश्किल से भरत को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया। 9वीं क्लास में फीस जमा न कर पाने की वजह से स्कूल से भरत का नाम कट गया, लेकिन माँ बाप ने रिक्वेस्ट की तो स्कूल ने फीस माफ कर दी और 12वीं क्लास में भरत ने फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 98 और मैथ्स में 99 नंबर हासिल किए। मेरिट के आधार पर IIT धनबाद में भरत का सिलेक्शन हो गया और पढ़ाई पूरी होने के साथ ही इसरो में नौकरी मिल गई। पिता बताते हैं कि भरत जब स्कूल में था तो पढ़ाई के साथ साथ मां के काम में भी हाथ बटाता था। कई बार उसने मां की टपरी पर झूठे बर्तन साफ किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हौसला बनाए रखा। भरत के पिता को चंद्रयान के बारे में तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन अपने बेटे की कामयाबी पर वो फूले नहीं समाते। खुद नसीब हूँ कि जी ऐसा बेटा मेरा घर में जन्म हुआ है। बहुत समझदार है, कितना भी बड़ा दुख आने से भी सह लेता है। उसमें मनोबल बहुत स्ट्रांग है। शुरू लॉकडाउन में तो बेचारा अकेला हो गया था, वहाँ उसका पार्टनर भी छोड़ के चल दिया था। यूट्यूब में देख के बेचारा खाना ना बना के खाता था। जितना भी बड़ा मुसीबत आता है वो सह लेता है। पढ़ाई में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हर माँ बाप तो पढ़ो पढ़ो बोलते थे, मैं मत पढ़ना करके डांट के सुलाता था रात को। एग्ज़ाम का टाइम में रात को 12 बजे तक पढ़ाई करना, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करना, एक दिन भी छुट्टी नहीं मारता था। पानी गिरे कुछ भी करे, हम लोग को बोलता था पानी गिरने से तुम दुकान क्यों खोलते हो, मेरे को मना क्यों करते हो, करके रेनकोट पहन के चले जाते। भरत की मां ने पिछले 2-3 महीने से इडली डोसे की अपनी टूटी फूटी घास फूस की दुकान बंद की हुई है, लेकिन भरत की मां को अब पता लगा है कि उसके बेटे ने कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। लोग मां को बधाई दे रहे हैं। बेटे ने भी मां से कहा कि अब वो आराम करे, ज्यादा मेहनत न करे, लेकिन भरत की मां को आज भी वो दिन याद है जब उनका बेटा घर के काम में उनकी मदद करता था, दुकान में उनके साथ लोगों को इडली डोसे परोसता था, रात में पढ़ाई करता था। भरत की मां ने कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका बेटा देश के सबसे बड़े स्पेस मिशन का हिस्सा बनेगा। ऐसे लड़का नसीब में मिलता है, इतना जॉब तक अच्छे वाले जॉब मिले कि इतना ऊपर तक जाएगा करके हम लोग सोचा भी नहीं। बहुत तेज है पढ़ाई में, शुरू से कुछ बोल के ये पढ़ाई करो, लिखो, ये पढ़ो और पेपर टाइम में पढ़े, वो कुछ नहीं बोलना है।
पेपर देने के बाद क्लास 2 में डाल दिया है, डालने सेंट्रल स्कूल में डाल दिया है, केंद्रीय विद्यालय में डालने के बाद उसी टाइम से शुरू से कुछ बोलने से मैंने सुबह मेरे को मदद करता था, स्कूल टाइम होने तक ना मदद करके साइकिल में चला जाता था। धन्यवाद। मुझे लगता है कि भिलाई के भरत कुमार की ये स्टोरी हर गरीब के बेटे को इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी। लगन और मेहनत से कोई भी गरीब अपने सपने पूरे कर सकता है। मैं तो ये मानता हूं कि इस देश की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि अपने हर गरीब के बेटे को मौका देती है, अवसर देती है। भरत कुमार की कामयाबी इसका जीता जागता सबूत है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सेंटर में जाएंगे, चंद्रयान की कामयाबी पर वैज्ञानिकों का अभिनंदन करेंगे, तो वहां भरत कुमार भी होगा। वो भी उस पल का साक्षी होगा जब नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितना बड़ा, कितना महान काम किया है। भरत कुमार को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जीवन में और ऊंचाइयां हासिल करे, ये मेरी दुआ है। आजकल पूरी दुनिया में चंद्रयान की चर्चा है, लेकिन राहुल गांधी को चीन की चिंता है। दुनिया चंद्रयान की सफलता के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दे रही है, लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। राहुल एक हफ्ते से लद्दाख में हैं। आज उन्होंने कारगिल में एक पब्लिक मीटिंग की और कहा कि चीन ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। चीन ने लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर लिया है और प्रधानमंत्री मोदी देश से झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि मोदी चीन से डरते क्यों हैं। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। ये कहना कि चाइना ने भारत की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है, बेमानी है। राहुल गांधी ने जो बात आज कही वो पहले कई बार कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से जवाब देने में देरी नहीं हुई। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल पता नहीं क्यों देश को गुमराह करते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल को चीन के बारे में कुछ कहने से पहले कांग्रेस का इतिहास याद करना चाहिए। पंडित नेहरू ने चीन को भारत की जमीन दी, चीन की सेना को दावत दी। खुद राहुल गांधी ने चीन के नेताओं के साथ लंच किया और सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब कांग्रेस को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार की डिटेल सबके सामने रखनी चाहिए। उससे पता चल जाएगा कि राहुल बार बार चीन की पैरवी क्यों करते हैं। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि तियानमेन चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है,
कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। शायद उन्हें इस बात का डर है कि अगर करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। इतिहास में आपने भूल नहीं की है। यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि यह उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था और आज जो है वो इकरार है। राहुल गांधी ने जिस तरह की बातें की वही बातें असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही, लेकिन अलग अंदाज में। ओवैसी ने कहा यह बात सही है कि मोदी चीन की हरकतों के बारे में सच्चाई देश से छुपा रहे हैं। अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो फिर 19 राउंड की मीटिंग क्यों हुई, डिसएंगेजमेंट की बातें क्यों की जा रही हैं। ओवैसी ने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं, इसकी हकीकत देश के सामने आनी चाहिए। इस सवाल पर सरकार को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से, आखिर क्यों देश के प्रधानमंत्री देश को अंधेरे में रख रहे हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारी बहादुर फौज पर ये प्रेशर डाल रही है कि कोई सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, और वो क्यों नहीं इस बात का इसरार कर रही है कि जो स्टेटस को एंटे था 2020 में उसको रिस्टोर किया जाए। तो आखिर क्या है कि अगर हमने ये टेरिटरी खो दिया है, हमने भारत की बीजेपी की सरकार चीन के सामने झुक जा रही है, ये बड़ी हमारे लिए बड़ी बेशर्मी की बात है। हम इस बात का डिमांड करते हैं कि एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया जाए। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है या नहीं, इसका जवाब सरकार की तरफ से कई बार दिया जा चुका है। विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट है। हमारी फौज बार बार कह चुकी कि चीन ने हमारी 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। लेकिन यह बात सही है कि सरहद पर टेंशन तो है। इस पर चीन के साथ सेना के लेवल पर और डिप्लोमेटिक तौर पर बात हो रही है, लेकिन फिर भी सवाल बार बार उठाए जाते हैं और इसकी वजह भी साफ है। विरोधी दलों के नेता जानते हैं यह विवाद डिप्लोमेटिक है, चीन जैसे बड़े मुल्क के साथ है, इसलिए इस पर सरकार की तरफ से पब्लिकली बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं हो सकती। विरोधी दलों के आरोपों का जवाब राजनीतिक भाषा में सरकार नहीं दे सकती। डिप्लोमेसी इस बात की इजाजत नहीं देती कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सरहद के तनाव पर बयानबाजी करें। इससे दोनों ही लीडर्स इस मामले में एक लफ्ज नहीं बोले हैं, बोलना भी नहीं चाहिए। राहुल गांधी भी समझते हैं और ओवैसी भी समझते हैं, लेकिन वो सरकार की इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, चीन जैसे मसलों पर इस तरह की सियासत ठीक नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब भी जरूरत पड़ी है पूरा देश ऐसे मुद्दों पर एक स्वर में बोला है, और अब भी यही होना चाहिए। सरकार को भी विरोधी दलों के नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए, सारी स्थिति एक्सप्लेन करनी चाहिए, लेकिन जो भी हो चीन को लेकर देश की आवाज एक होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक विवादित काम किया जिसकी चर्चा दिन भर हुई। कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी वाइफ को सरकार ने जेल से रिहा करने का फैसला किया। अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात ही जारी कर दिया था। मधुमिता शुक्ला की बहन ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की, जिस पर आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस करके जवाब तो मांगा, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
2003 में यूपी में मधुमती शुक्ला की हत्या हुई थी। 2008 में अमरमणि त्रिपाठी को इस मर्डर केस में दोषी साबित पाया गया था और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी थी। उसके बाद से अमरमणि और उनकी वाइफ जेल में हैं। 16 साल की सजा काट चुके हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात अच्छे व्यवहार का हवाला देकर अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से मधुमिता का परिवार दुखी है। मधुमिता शुक्ला की बहन ने कहा कि उन्हें योगी सरकार से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। ये मधुमती के परिवार के साथ जुल्म है। कोई फैसला लेने से पहले कम से कम सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में हमने यही रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना किया है कि अमरमणि त्रिपाठी और मधुमणि त्रिपाठी जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका हमने फाइल करी और उसमें हमने यही कहा है कि इन अपराधियों ने सजा काटी ही नहीं। माननीय अदालत ने जो सजा अमरमणि मधुमणि को उम्र कैद की दी थी वो सजा काटी ही नहीं। और आरटीआई से प्राप्त जो मेरे पास सबूत हैं जो ये बताते हैं कि 2012 से 2023 तक लगातार ये लोग जेल में नहीं रहे बल्कि अस्पताल में रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अमरमणि रिहा किए जाते हैं तो मुझे कोई अपनी जिंदगी को लेकर के बड़ा निर्णय करना पड़ेगा। गवर्नर साहब से मेरा यही निवेदन है कि उनको भ्रमित करके जो आदेश कराया गया है वो गलत है। भ्रष्ट अधिकारियों ने गलत रिपोर्टें बनाई हैं, क्योंकि जो मेरे पास कागज है जो हमने चिट्ठियों के द्वारा सबको दिए हैं वो ये साबित करते हैं कि 12 सालों से अमरमणि मधुमणि जेल गया ही नहीं। इस मामले पर यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि रिहाई का फैसला राज्यपाल लेते हैं और उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। राज्यपाल जी के उस पे विवेक पे हम उंगली नहीं उठा सकते। राज्यपाल जी की ऐसा नहीं है। हमारी जो फाइलें जाती हैं राज्यपाल महोदया उनको अच्छे से पढ़ती हैं और उस पर विवेक पूर्वक निर्णय लेती हैं। जो भी उनका निर्णय होता है वो हम लोगों को मान्य होता है और वो निर्णय ऐसे ही नहीं लेती, पूरा अध्ययन करती हैं और अध्ययन करने के बाद उनकी टीम अध्ययन करती है, उसके बाद में वो निर्णय लेती है। विपक्ष के पास में सही बात तो ये है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है। प्रदेश की सरकार जनहित के काम कर रही है, केंद्र की सरकार जनहित के काम कर रही है। वो परिश्रम के आगे कुछ विपक्ष के लिए बचता नहीं है, तो कोई न कोई बहाना उनको चाहिए। मंत्री जी ने सब कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि अमरमणि त्रिपाठी को रिहा करने का फैसला क्यों किया गया। इसे राज्यपाल पर डाल देना ही बताता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। और यह फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी की पूरी कुंडली क्राइम से भरी पड़ी है। अमरमणि को बाहुबली नेता माना जाता है। यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार में 2001 में अमरमणि पहली बार मंत्री बने थे, लेकिन उस वक्त एक बिजनेसमैन के बेटे की किडनैपिंग में नाम आने के बाद राजनाथ सिंह ने अमरमणि को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। लेकिन अमरमणि ने पार्टी बदल ली और फिर चुनाव जीत लिया और 2002 में मायावती की सरकार में फिर मंत्री बने और 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी। अमरमणि के बेटे पर अपनी पहली पत्नी की मौत का आरोप लगा, वो भी जेल गया। मुझे लगता है कि ऐसे अपराधी को जेल से रिहा करना ठीक नहीं है और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि के खिलाफ है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात आपकी अदालत में, जहां मेरे मेहमान होंगे सोनू सूद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।